दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के भारत का भूगोल का भाग 4। इसके 3 भाग पहले ही हो चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे के साथ साथ टीईटी यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कृषि, हरित क्रांति और फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कृषि से संबंधित जो आज का पहला प्रश्न है वो है भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? तो एम.एस. रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक लिखा था। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20 है। अगला प्रश्न है कथन कारण से। कथन है भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण है इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कृषि से संबंधित जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के भविष्य के खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत कार्यान्वयन में बाधाएं हैं। वो क्या हैं? तो वो बाध्यताएं जो हैं वो हैं निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की, उद्यान कृषि फसलों के रोपण सामग्री और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। दोस्तों देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो GBPAU गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोस्तों पंतनगर में है। ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये 1960 में स्थापित किया गया था। दोस्तों यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो वो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितना होना चाहिए? 14% से कम। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण क्या है? तो नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23% और अन्य क्षेत्र 30% हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मिक्स क्रॉपिंग होती है, मिश्रित खेती है दोस्तों, ये पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता क्या नहीं है? तो बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है पारंपरिक खेतों के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण है इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि और भूजोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो ये है सहकारी कृषि। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है? तो ये दोस्तों राजस्थान में है। और भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा सिंचित होता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन हैं? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो ये ढेंचा है दोस्तों। ढेंचा, सनई, बोड़ा यानी लोबिया तथा ग्वार जैसे हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? बोड़ा यानी लोबिया में। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग दोस्तों उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना और विदर्भ में से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो तमिलनाडु तट में। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठेकेदारी कृषि यानी कि संविदा कृषि, तो इसे लागू करने में पंजाब सबसे आगे है।
हरित खेती में क्या शामिल है? तो संक्रमित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन, ये सब हरित खेती या ग्रीन एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल होते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच और नकदी फसल पर बल तथा आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती आदि ये भारतीय कृषि पर वैश्विक प्रभाव का प्रयास है। दोस्तों, बीज ग्राम संकल्पना यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? तो किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर यह वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज को उपलब्ध कराना। एगमार्क क्या है दोस्तों? तो ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है जो कि एग्रीकल्चर यानी कृषि युक्त पदार्थों के गुणवत्ता का ये मार्क है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से संबंधित यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में आरंभ की गई थी। तो 20वीं सदी के 7वें दशक में हरित क्रांति की प्रारंभ की गई थी। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई MS स्वामीनाथन द्वारा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह कहाँ से संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक दोस्तों ये नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या होता है? तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम का अभिप्राय है हरित क्रांति से। मोटे अनाज दलहन गेहूं और तिलहन में से हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों गेहूं उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ है तो ये गेहूं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति किसने की है? गेहूं उत्पादन में। और हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप फसल कौन सी थी? तो हरित क्रांति में दोस्तों मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया था उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही क्या है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीक का विस्तार करना है और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समन्वय करना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हरित क्रांति के संबंध में। हरित क्रांति के घटक कौन से हैं? तो उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सभी हरित क्रांति के घटक हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो A और R दोनों सही हैं लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो जो रिवोल्यूशन है दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल हैं। अब आइए देखते हैं प्रमुख कृषि जो क्रांतियां हैं और उनसे संबंधित जो मामला है वो क्या है। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति और उद्यानी कृषि सुनहरी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों प्याज के उत्पादन से है और जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल किसके द्वारा विकसित किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। अब आइए देखते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले देखते हैं रबी की फसलें। रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर महीने में। रबी फसल कौन सी हैं? तो सरसों, मसूर, चना, गेहूं, जौ आदि। गेहूं की अच्छी खेती की आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गन्ना, कपास, जूट और गेहूं में से नकदी फसल में कौन सी शामिल नहीं है? तो दोस्तों गन्ना, कपास और जूट नकदी फसल हैं, गेहूं नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल कौन सा है? कपास, गन्ना और केला, ये सब नकदी फसल आते हैं। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों का सही क्रम है।
भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य ये उत्तर प्रदेश है। महिसुगंधा किसकी प्रजाति है? धान की फसल की। और भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किसके उत्पादन में है? गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित हुई है, सोनारा 64 है और नोरिन 10। गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है? ये जीन है नोरिन 10। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है दोस्तों, तो ये असिंचित क्षेत्रों के लिए। और राज 3077 यानी 3077 एक गेहूं की प्रजाति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? गेहूं की। यूपी 308 गेहूं की प्रजाति है और गेहूं की फसल का रोग है रस्ट। कल्याण सोना गेहूं की किस्म है और गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली किस्में अर्जुन और सोनालिका हैं। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? यूपीएस 120। ये गेहूं के साथ दो फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त फसल है। सही कथन क्या है? तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है और एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। ट्रिटिकेल जिन दो के बीजों का संकर है वो क्या है? तो दोस्तों ट्रिटिकेल गेहूं और राई का संकर बीज है। करनाल बंट किसकी बीमारी है? गेहूं की बीमारी है करनाल बंट। तो रबी के बाद अब आइए देखते हैं खरीफ की फसलें। दोस्तों धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। खरीफ की फसल कौन सी हैं? कपास, मूंगफली, धान, ये सब खरीफ की फसलें हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां कौन सी हैं? 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप, ये धान की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है। मसूर, अलसी, सरसों और सोयाबीन में से खरीफ की फसल कौन सी है? सोयाबीन दोस्तों खरीफ की फसल है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न या मुख्य खाद्यान्न ये चावल है। खेती के अंतर्गत भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बुआई किस फसल की होती है? तो ये धान है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। और भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2014-15 में 2390 किलोग्राम था, जो अब बढ़ गया है। भारत में चावल के कटोरे का दोस्तों क्षेत्र का नाम क्या है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र यानी कृष्णा गोदावरी केजी डेल्टा क्षेत्र को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। धान की उत्पादकता कहाँ पे सर्वाधिक है? ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से धान की उत्पादकता पंजाब में सर्वाधिक है। जया, पद्मा और कृष्णा धान की उन्नत किस्में हैं। अमन धान कब उगाया जाता है? जून जुलाई में बुआई की जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। दोस्तों पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। बारानी दीप धान की किस्म है और बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? तो ये 1520 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खरीफ की फसलों से संबंधित कथन कारण से संबंधित है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कथन है कारण है यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है नील हरित शैवाल है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण है भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों विगत एक दशक में भारत जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि में लगभग एक जैसी बनी रही है वह चावल है और देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। चावल की खेती उन क्षेत्रों में भारतवर्ष में की जाती है जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है ये उत्तर प्रदेश है और वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो दोस्तों जायद की फसल मूंग और उड़द हैं।
अब आइए नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कपास, तो भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला राज्य या क्षेत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। और मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, उज्जैन शाजापुर। उज्जैन शाजापुर क्षेत्र मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र है जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र का श्वेत स्वर्ण के नाम से प्रसिद्ध जो फसल है वो किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों कपास को महाराष्ट्र में सफ़ेद सोना कहा जाता है। सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। भारत में कपास के पौधे का अधिक निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। कपास के रेशे कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसके बीज से। और महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद हो रही है। अब कैश क्रॉप में गन्ना से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, उत्तर प्रदेश है। भारत की फसलों में वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, ये गन्ना है। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटता हुआ क्रम बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ना उत्पादन वाले बड़े राज्य हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सही कथन बताना है दोस्तों। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उप उत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। गन्ना उत्पादन के व्यवहारिक उपागम का, जिसे धाड़ी गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें ड्रिप सिंचाई प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है और कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। गन्ने में शर्करे की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। चीनी उद्योग से संबंधित सही कथन क्या है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ये कहाँ है? तो शक्कर नगर आंध्र प्रदेश में है। भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? प्रतापपुर देवरिया में। और उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के सर्वाधिक जो है दोस्तों स्थानांतरण का कारण क्या है? तो गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन दक्षिण में होता है। गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और पेराई का अधिक लंबा मौसम भी होता है। गन्ने का प्रजनन कहाँ किया जाता है? कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। और गन्ने की अर्धसाली फसल पकने में समय कितना लेता है? तो दोस्तों ये 18 माह का समय लगता है गन्ने की फसल पकने में। अब आइए देखते हैं तिलहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तिलहनी फसल है सूरजमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन और अरंडी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। और पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। और भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम लेकिन प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला राज्य पंजाब है। राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों। और ये देखिए भारत में उत्पादित प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, ये भारत में उत्पादित प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। सरसों की प्रजातियां कौन सी हैं? याद रखिएगा, कई बार पूछा है। वरुणा, पूसा, बोल्ड और पीताम्बरी। वरुणा, पूसा, बोल्ड और पीताम्बरी ये सरसों की प्रजातियां हैं। जिप्सम की अधिक मात्रा किसके लिए आवश्यक होती है? मूंगफली की फसल के लिए। और कौशल किसकी प्रजाति है? तो मूंगफली की प्रजाति है कौशल। दलहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, भारत है। भारत में सामान्यतः किसका निर्यात नहीं किया जाता है? तो दलहन या दालों का निर्यात भारत से नहीं किया जाता है।
अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। कारण है दालों की मांग की वरीयता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या जो है वो करता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता किसमें होती है? दलहनी फसलों में। दलहनी फसलों के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक जो तत्व है वो कोबाल्ट है और वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसलें चना, मटर और मूंग हैं। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना होना चाहिए? NPK का वो 1:2:2 होना चाहिए। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों अरहर का जन्म स्थान भारत है और अरहर की ये देखिए मालवी चमत्कार और बहार जो हैं ये अरहर की प्रजातियां हैं और मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है? तो ये है अपर्णा। अब आइए देखते हैं रेशम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। सहतूत रेशम कर्नाटक में पैदा होता है। टसर रेशम झारखंड में, इरी रेशम असम में और मूंगा रेशम असम में। तो दोस्तों सहतूत, टसर और इरी रेशम और मूंगा रेशम ये रेशम की प्रमुख प्रजातियां हैं। सहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, टसर रेशम का झारखंड और इरी और मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन असम में किया जाता है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है वो असम में होती है और टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य झारखंड है। अब आइए देखते हैं बागानी फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो बागानी फसलें हैं, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और काफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पे की जाती है लेकिन इनकी कृषि के संबंध में कुछ अंतर पाया जाता है। वो अंतर है काफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। काफ़ी बीजों द्वारा प्रवर्धित की जाती है लेकिन चाय केवल डाली के कलम द्वारा विकसित की जाती है। भारत में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में और 72.3% से अधिक काफ़ी अकेले पैदा करता है कर्नाटक। दोस्तों चाय जो काफ़ी है भारत में कहवा की खेती का सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में है। चाय और रबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों भारत में नकदी फसल जिसमें अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ये चाय है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है और भारत की अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका करता है? ये चाय का। अगला प्रश्न कथन कारण से है। भारत में चाय के महत्वपूर्ण निर्यातक देश है और भारत में चाय को घरेलू खपत बहुत कम है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत में भारत का जो है चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है लेकिन भारत में चाय की घरेलू खपत कम नहीं है, अधिक है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती किसकी होती है? चाय की। ग्रीन गोल्ड किसकी फसल है? तो ग्रीन गोल्ड दोस्तों चाय की किस्म है। बराक घाटी में महत्वपूर्ण फसल कौन सी उगाई जाती है? धान है। और भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। अन्य बागानी फसलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, भारत का वह राज्य जहां कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? कर्नाटक है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? चाय, रबर, नारियल और कहवा ये बागानी कृषि के अंतर्गत शामिल फसलें हैं। सही कथन क्या है? तो चाय असम की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। ये दोनों कथन जो हैं वो महत्वपूर्ण है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन और कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो शामिल है वो आंध्र प्रदेश में है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है और काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन दुनिया में कहाँ होता है? दोस्तों वियतनाम और भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इलायची उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो ये है केरल राज्य। और लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। लौंग की खेती मुख्यतः केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में की जाती है। सही सुमेलन करना है। जूट मुख्य फसल है पश्चिम बंगाल की, चाय असम की, रबर केरल और गन्ना उत्तर प्रदेश की।
भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं क्या हैं? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री का वार्षिक ताप परिसर काली मिर्च के लिए अनुकूल दशाएं हैं। भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है काली मिर्च और कोयला को। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है तो गुजरात है दोस्तों, और काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। झूमिंग कृषि, तो झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? जंगल को काटकर सूखने को छोड़ना, इसे पैड़ा कहते हैं। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत कृषि पद्धति है नागालैंड में। और चलवासी कृषि जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है वह असम और झारखंड की है। अब आइए देखते हैं कृषि से संबंधित जो विविध प्रश्न है दोस्तों उसके बारे में। केरल में दोस्तों जो है टैपियोका उत्पादन होता है। गुजरात में कपास, पश्चिम बंगाल में पटसन और गुजरात में मूंगफली का उत्पादन होता है। आलू उत्तर प्रदेश की बृहत्तम फसल है। नारियल केरल का, केला तमिलनाडु का और तंबाकू जो है वो आंध्र प्रदेश में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल है। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में। और भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही क्रम है, सबसे ज़्यादा चावल, फिर गेहूं, मोटे अनाज और दालें। भारत का राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है। और वह राज्य जो कपास, मूंगफली और नमक के उत्पादन में प्रथम है ये गुजरात राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुमेलन से है। चना जो है मध्य प्रदेश में, काली मिर्च केरल में और अनानास पश्चिम बंगाल में उपजाई जाती है। चावल घुंडी मुतकुड़ फसलनाशक जीव है। और गेहूं जो है एफिड। गन्ना में शीर्ष प्रवाह बेधक सलन होता है और चना में गोलक सलम होता है। दोस्तों ये देखिए फसल का नाम और बीमारी का नाम। गन्ना में रेड राट होता है जिसमें अंदर लाल लाल चित्तियाँ पड़ जाती हैं। धान में खैरा रोग, अरहर में उकठा या बिल्ट होता है और आलू में झुलसा या लेट ब्लाइंड रोग होता है। हरित बाल रोग किस में पाया जाता है? बाजरे में। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना और अरहर और फरासबीन आते हैं, ये त्रिपादक कुल के अंतर्गत। और विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में सर्वाधिक पटसन या जो है पटसन उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन कपास में किया जाता है, जूट या पटसन। जूट उद्योग भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। यहाँ धान और जूट की कृषि की जाती है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है तो ये मक्का है। मक्का के लिए सही कथन क्या है? मक्के का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है और मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है? 110 दिन। और C4 पौधा क्या है? तो दोस्तों मक्का एक C4 पौधा है। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्धित फसलें किसकी हैं? तो ये मक्का की फसलें हैं दोस्तों। भारत में केसर का वाणिज्यिक उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर का वाणिज्यिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। और देखिए सूची 2 से सुमेलन करना है। जौ ये ठंडी जलवायु और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में भी हो जाता है। चावल जो है तप्त और नम जलवायु वाले उपजाऊ मृदा में होता है। मिलेट ज्वार बाजरा तप्त और शुष्क जलवायु और अल्प उपजाऊ मृदा में। और चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता वाले स्थलों पर होता है। कपास की खेती के लिए वर्षा जो है 500 से 1000 mm और तापमान 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फ्लैक्स के लिए 600 से 800 mm और तापमान 5 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। चुकंदर के लिए वर्षा 500 से 600 mm और तापमान 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और पटसन के लिए वर्षा सर्वाधिक यानी 1500 से 2000 mm और तापमान जो है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वह पौधा जिसकी खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है, प्याज की खेती। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, धान, मक्का, गेहूँ। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विल्सन को। और देखिए सही सुमेलन करना है। कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में,
चाय बोर्ड कोलकाता में और तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में चीन है। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो सिंधु है आम की बीज रहित प्रजाति। आम की वह किस्म जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, आम्रपाली। ललित किसकी फसल है? तो अमरूद की किस्म है ललित। और आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां कौन सी हैं? दशहरी 51, बेंगालोरा, नीलम और आम्रपाली, ये आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कंचन एक उन्नत किस्म है? तो कंचन आंवला की किस्म है। केला का अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु में होता है और बोरलाग पुरस्कार जो है आपका, ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है? कुफरी चिप्सोना 2, यानी चिप्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य धाड़ी रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि को लेकर फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये कौन सी फसलें हैं? चावल, गेहूं, दलहन, बाजरा और चारा की फसल, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल हैं। वह फसलें जो अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत, तो मोटे अनाज वाली फसलें। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है उसे प्रकंद कहा जाता है। अनाज के दानों का उत्पाद है ओट मील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुआ या कोदा का निर्यात जिस देश में अधिकांशतः किया जा रहा है, तो ये जापान है। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसलें हैं मूंगफली, तिल और बाजरा। वे फसलें जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होती हैं, लोबिया, अरहर और मूंग। इन फसलों को दलहन और पशुओं के लिए चारा और इसके अलावा हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, ये अरुणाचल प्रदेश है। देश का पूर्ण रूप से जैविक राज्य किसे घोषित किया गया है? तो देश का पूर्ण रूप से जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया है। गुजरात की विशिष्टताएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है और उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण है पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो ये सही है परंतु आर गलत है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्यों का क्रम है, तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु। PWD 43 और DBW 17 किसकी प्रजातियां हैं? तो PBW 343 और DBW 17 ये गेहूं की प्रजातियां हैं। धान की खैरा बीमारी जो होती है उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है तत्व? तो ये है जिंक सल्फेट। और भारत में आम के उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। और देखते हैं दोस्तों, इस जो कृषि से संबंधित जो हमारा आज का वीडियो था उसका आखिरी प्रश्न, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो ये 15% के लगभग है पूरी दुनिया में फल उत्पादन में भारत का योगदान। तो ये था आज का वीडियो, समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित GS पॉइंटर के भारत का भूगोल का भाग 4। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण रूप से कृषि, हरित क्रांति और फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।